चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह चौहान। आज क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत पहले हमने हमारे वीडियो में देखे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। आज उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा आय व्यय खाता, और आज हम देखने वाले हैं आय व्यय खाते में आगे के क्वेश्चन। उस दिन हमने 6-7 क्वेश्चन करे थे। आज हम आय व्यय खाते में कुछ क्वेश्चन आगे वाले करने वाले हैं जो आपके सामने। उसके पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे के वीडियो आप लोगों को पता चल सके। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी कोरोना काल चल रहा है और हम सभी को मालूम है कि कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है। ऐसे समय में अभी अनलॉक के दौर में हम सभी को लगता है कि बीमारी या महामारी चली गई है, लेकिन वास्तव में अभी बीमारी है। इसलिए हम सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें, कहीं भी बाहर जाए तो बिना मास्क के ना जाएं। मास्क पहनकर जाएंगे तो हम 95% बीमारी से बच सकते हैं, इसलिए मास्क का अनिवार्य प्रयोग करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वर्ष के अंत में अपने लेखे रखती है, जिसके अंतर्गत वो प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनाती है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के बाद में उसके आधार पर वो आय व्यय खाता बनाती है, जिससे उन्हें वर्ष में अधिक और कमी का पता चलता है। तो ये अधिक और कमी ही उन्हें बताती है कि उनका आय से व्यय अधिक रहा या व्यय से आय अधिक रही। तो उसमें कुछ समायोजन करना पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आय व्यय खाते के साथ में प्राप्ति भुगतान खाता प्रश्न के रूप में मिलता है और उसमें नीचे कुछ समायोजन दी रहती है, जिन्हें हमें उसमें शामिल करना रहता है। तो आज हम शिवलाल अग्रवाल की जो बुक है उसमें 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वह कर रहे हैं। देखिए, दीपचंद गार्डी धर्मार्थ संस्थान, हमें प्रश्न में सब यही मिलेंगे, ट्रस्ट मिलेंगे, संस्थान मिलेंगे, क्लब मिलेंगे, जिम खाना मिलेंगे, जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना रहता है। तो यहाँ पर हमारे सामने है दीपचंद गार्डी धर्मार्थ संस्थान का वर्ष 16 का प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है, 2016 का। अब देखो, प्राप्ति भुगतान खाता इसके पहले वाले उसमें हमने देखा था प्राप्ति भुगतान खाता बनाना। अब हमें ये प्रश्न के रूप में मिला है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके आधार पर हम आय व्यय खाता कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्राप्तियां हैं, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भुगतान है और नीचे कुछ समायोजन दिए हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते से हम उन्हीं चीज़ों को उठाकर आय व्यय खाते में ले जाएंगे जो आयगत प्रकृति की है। जो आयगत प्रकृति की है उन्हें ही हम आय व्यय खाते में ले जाएंगे। अब प्राप्तियों को उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे? आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम क्रेडिट में रहेगी। और भुगतान को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे? आय व्यय खाते के डेबिट साइड में, जो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में रहेंगे। और कौन से इनकम प्राप्ति और भुगतान को ले जाएंगे? जो आय व्यय प्रकृति के। साथ में इनसे रिलेटेड कोई समायोजन यदि होगी तो उस समायोजन को भी हम उसमें शामिल करेंगे। क्यों? प्राप्ति भुगतान खाते में हमने समायोजनों को शामिल नहीं किया था, केवल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को शामिल किया था। लेकिन आय व्यय खाते में जिस वर्ष का हम आय व्यय खाता बना रहे उससे रिलेटेड यदि कोई सी भी इनकम बाकी होगी तो उसे हम जोड़ लेंगे। अदत्त व्यय यदि कोई सा देना बाकी होगा तो उसे भी शामिल किया जाएगा। पूर्वदत्त व्यय यदि नेक्स्ट ईयर का है तो उसे हटा दिया जाएगा। तभी हमें शुद्ध इनकम का पता चलेगा, शुद्ध कमी और शुद्ध आधिक्य का पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने प्राप्ति भुगतान खाता है, जिसको हम समझते जाएंगे कि इसमें से हम आय व्यय खाते में कौन सी मदों को ले जाते हैं। सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष में देखते हैं, जो कि हमारे आय व्यय खाते में आय पक्ष में लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते से सबसे पहले प्राप्ति पक्ष में हमें दिखता है शेष, निक्षेप, चालू खाता, हाथ में, मतलब ये जो कैश बैलेंस बता रहा है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों को, मतलब प्रारंभिक रोकड़ शेष और अंतिम रोकड़ शेष दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। दान। दान में मैंने बताया था कि दान विशिष्ट दान भी होता है। जब विशिष्ट दान दिया हो, उसके बारे में कुछ निर्देश दिए हो कि इसे पूंजीगत माना जाए, उस स्थिति में हम इसे पूंजीगत मानेंगे, प्रश्न में दिए गए निर्देश अनुसार। हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले दान।
दान के संबंध में कोई निर्देश दिया गया, देखिए समायोजन में नीचे देखेंगे कि दान व उत्तरदान की आधी आय समझी जानी चाहिए। दान और नीचे उत्तरदान दिया है, लेगेसीज एंड डोनेशंस, इन दोनों को हमें आधा आयगत मानना है, आधा पूंजीगत मानना है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दान 8,000 में से 4,000 हमें आयव्यय खाते में लिखना है और उत्तरदान के 6,000 में से 3,000 आयव्यय खाते में लिखना है। ठीक है। सेकंड दिया गया है धन दान कोष की प्राप्तियाँ। धन दान कोष एक स्पेशल फंड, जब किसी स्पेशल फंड के लिए कोई पैसा दिया जाता है तो वो पैसा उसी कार्य के लिए खर्च किया जाता है। किसी भी संस्थान में जैसे मान लो हमने किसी विशेष उद्देश्य के लिए कहीं पर पैसा दिया तो वो पैसा उसी उद्देश्य पर यदि खर्च किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए वह दिया गया है, तभी वो उसका उद्देश्य पूरा होगा। यदि हम बंधन में आ जाएंगे, जैसे कोई संस्थान है, उस संस्थान को हमने किसी विशेष कार्य के लिए पैसा दिया है तो वो संस्थान के लिए वो बंधन हो गया कि वो संस्थान उस पैसे को उसी काम में खर्च कर सकती, किसी दूसरे काम में खर्च नहीं कर सकती। इसका मतलब कि ये जो पैसा है आयगत नहीं है, ये स्पेशल कोष है, मतलब धन दान कोष की प्राप्ति। तो ये हमारा दायित्व तो हो गया, मतलब उन्होंने हमें एक स्पेशल जिम्मेदारी दी, इसलिए आयव्यय खाते में नहीं आएगा ये। उत्तरदान और दान के बारे में हो गया। अगला दिया गया है विनियोगों पर ब्याज। इन्होंने संस्थान ने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है, इन इन्वेस्टमेंट पर इन्हें ब्याज मिलता है, ये भी आयगत प्रकृति का होता है। इन्वेस्टमेंट के संबंध में देखो यहाँ समायोजन दिया है, विनियोग पर ब्याज 500 रुपये उपार्जित हो चुका था परंतु प्राप्त नहीं हुआ। 500 रुपये का ब्याज बन गया है किंतु अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने अभी पहले बताया कि जो 2016 का हम यदि आयव्यय खाता बनाएंगे तो 2016 से रिलेटेड जो भी आय होगी, जो अभी मिली नहीं है लेकिन बन गई है, तो उसे हम शामिल कर लेंगे। मतलब विनियोग पर जो ब्याज है 500 रुपये हमारा उपार्जित हो चुका है तो उसे हम यहाँ पर विनियोगों पर ब्याज 9,500 में 500 और ऐड कर लेंगे तो 10,000 रुपये हमारा विनियोग पर ब्याज हो जाएगा। निक्षेप पर ब्याज, जमा पर ब्याज, ये भी आयगत है। और पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, ये भी आयगत होती है, हर महीने समाचार पत्र बेचे जाते हैं। तो ये हमारी इनकम हो गई, इससे रिलेटेड हमने समायोजन देख लिया। ठीक है, ये सब हम लिखने वाले हैं कहाँ पर, जो अभी मैंने बताया आयव्यय खाते के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। अब हम भुगतान में देख लेते हैं। धर्मादा मीन्स चैरिटीज़, वेतन, किराया व कर, छपाई व्यय, डाक व्यय, विज्ञापन, ये सभी व्यय हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है। आगे दिया है फर्नीचर। फर्नीचर हमें मालूम है कि फर्नीचर क्या है, संपत्ति है और चिट्ठे में जाती है, इसको छोड़ देंगे। बीमा, इंश्योरेंस, 1,000 रुपये बीमा है, ये भी खर्च है। भवन हेतु पेशगी, फिर है विनियोग संपत्ति है और भवन हेतु पेशगी, वे बिल्डिंग खरीदने के लिए यदि एडवांस दिया है तो ये भी हमारा पूंजीगत व्यय है। और बाद में शेष जो कि इसे छोड़ दिया जाता है। तो खर्च कौन कौन से हो गए, धर्मादा, वेतन, किराया व कर, छपाई व्यय, डाक व्यय, विज्ञापन, बीमा, ये सभी क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। इससे रिलेटेड जो भी हमारी समायोजन होगी वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। जैसे धर्मादा, इससे संबंधित यहाँ पर है कुछ नहीं है। वेतन से रिलेटेड है, वेतन 300 रुपये क्या है, दायित्वों का आयोजन करना, मतलब ये हमें देना बाकी है, ये दायित्व है हमारा, तो वेतन में 300 रुपये हम ऐड करने वाले हैं। किराया व कर, किराया 200 रुपये अदत्त है, ये जोड़ेंगे। छपाई व्यय के संबंध में कुछ नहीं दिया है। डाक व्यय, उसके संबंध में कुछ नहीं दिया है। विज्ञापन 250, उसमें 50 रुपये का दायित्व आयोजन करना, ये जोड़ना है। इस प्रकार से ये आय और व्यय इससे रिलेटेड अब हम बनाने वाले हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दीपचंद गाड़ी संस्थान का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है सन 2016 का। ठीक है, तो 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखिए, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ साइड में। देखिए, दीपचंद गाड़ी संस्थान का
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हमें बनाना है। तो हमारे सामने संस्था है दीपचंद गाड़ी। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे संस्था का, दीपचंद गाड़ी संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कब बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 2016। ठीक है, 2016 को हमें बनाना है। ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। इधर आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ आएगा अमाउंट, इधर आएगा इनकम और इधर आएगा अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, ये जो प्राप्तियां हैं इसमें से आयगत प्राप्तियां हम कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया था हमारा शेष, रोकड़ शेष। रोकड़ शेष को क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे। उसके बाद में सबसे फर्स्ट क्या था? दान, डोनेशन। तो डोनेशन को हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय डोनेशन। अब डोनेशन के संबंध में क्या दिया गया था कि डोनेशन की आधी राशि आयगत मानना है और आधी पूंजीगत मानना है। प्रश्न में दिया गया था कि दान व उत्तरदान की आधी आय समझी जानी चाहिए, मतलब आधी को आयगत मानना है। तो यहाँ पर डोनेशन हमारा है 8,000, तो उसमें से 4,000 को आयगत मानते हुए हम आय व्यय खाते में उसे शामिल करेंगे। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि दान के संबंध में प्रश्न में जो निर्देश दिए रहते हैं उसका पालन करना है। हमने यहाँ पर उन्हीं निर्देशों का पालन किया। सेकंड नंबर दिया है चंदा, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। चंदा के बारे में भी समायोजन दी रहती है, लेकिन इस प्रश्न में चंदे के बारे में कोई समायोजन नहीं दिया गया है। तो हम चंदा वैसा का वैसा लिख लेंगे। कितना है? 4,000 चंदा भी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है धन दान कोष की प्राप्तियां। मैंने बताया जब किसी स्पेशल फंड के लिए कोई पैसा प्राप्त होता है तो वह हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे लिए दायित्व बनता है और इसलिए वो पूंजीगत है और वो जाएगा चिट्ठे में दायित्व पक्ष भी। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमने ले लिया दान, फिर ले लिया चंदा, धन दान कोष की प्राप्तियां छोड़ देंगे। अब ले लेते हैं उत्तरदान। उत्तरदान है 6,000 का। 6,000 उत्तरदान के संबंध में भी समायोजन दिया था कि दान व उत्तरदान की आधी आय समझे जानी चाहिए। तो उत्तरदान 6,000 है, उसका आधा हमें क्या समझना है? आय। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरदान लेगेसिस। 6,000 में से 3,000। अब लेगेसिस या उत्तरदान किसे कहते हैं? भाई ये दान समझ में आ गया, चंदा भी समझ में आ गया, धन दान कोष को स्पेशल फंड के लिए उन्होंने कुछ दान दिया है, लेकिन ये उत्तरदान क्या है? उत्तरदान का मतलब होता है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने अंतिम समय में अपनी संपत्ति जितनी होती है उनकी, उसमें से कुछ संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। उसे बोलते हैं वसीयतनामा। उसे हम बोलते हैं वसीयतनामा। कई लोग अपनी पूरी संपत्ति या उसमें से कुछ जायदाद जो है वो किसी संस्थान, ट्रस्ट, मंदिर के नाम कर जाते हैं, तो वो कहलाता है लेगेसिस। उत्तरदान, उत्तरदान मतलब हम हमारे सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि शांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी उत्तर क्रिया करते हैं। मतलब यहाँ पर वो जब भगवान के घर चला जाता है तो उसके पहले ही वो अपनी वसीयत में से कुछ हिस्सा किसी संस्थान के नाम कर जाता है, वो कहलाती है लेगेसिस। और ये लेगेसिस भी पूंजीगत होती है, लेकिन प्रश्न में यदि निर्देश दिया है कि आधी आयगत मानना है तो हमने उसको आधी को आयगत मानते हुए यहाँ पर शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्या दिया है? ये उत्तरदान हो गया विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 9,500 प्लस नीचे समायोजन में दिया था कि विनियोग पर ब्याज 500 रुपये उपार्जित हो चुका था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। मैंने पहले बताया कि जिस वर्ष का हम आय व्यय खाता बना रहे हैं उस वर्ष की यदि आय कोई सी प्राप्त होने से रह गई है तो उसे हम उसमें शामिल करेंगे।
तो 2016 का विनियोग पर ब्याज 500 रुपये बन चुका था लेकिन मिला नहीं। इसका मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हम इसमें शामिल करने वाले हैं 500 रुपये। तो टोटल हमारा विनियोग पर ब्याज कितना हो गया 10,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है निवेश निक्षेप पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जमा पर ब्याज। जमा पर ब्याज कितना मिला है 150 रुपये, ये हमारा जमा पर ब्याज हो गया। और लास्ट है पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने समाचार पत्रों की बिक्री से प्राप्ति कितनी हुई 75 रुपये से। ये हो गया हमारा इनकम साइड। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर में। व्यय में सबसे पहले क्या दिया है चैरिटीज़, चैरिटीज़ कितना है 14,500। अब धर्मादाय के संबंध में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो हम वैसा का वैसा लिखेंगे 14,500। ये इन्होंने चैरिटी की है, ये खर्च किया है। फिर सैलरीज वेतन दिया इन्होंने, कितना 2600 रुपये का वेतन दिया। अब वेतन के संबंध में दिया है 300 रुपये का वेतन अदत्त है, तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग प्लस 300, तो 2600 और 300 कितना हो गया 2,900। नेक्स्ट दिया है रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया है 1200 रुपये। उसके संबंध में भी किराए के संबंध में समायोजन दिया गया है, किराया 200 रुपये देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस 200, 1200 और 200 कितना हो गया 1400 रुपये। और आगे भाई जैसे खर्चे, जितने भी खर्चों को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, जितने भी एक्सपेंडिचर हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि वे है। प्रिंटिंग 300 रुपये, टू प्रिंटिंग 300। नेक्स्ट दिया है पोस्टेज, पोस्टेज है 100 रुपये। और क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट हमारा 250 रुपये। अब इसके संबंध में समायोजन, जो भी समायोजन है वो समायोजन को जरूर हम देख लेंगे कि समायोजन किसके संबंध में। विज्ञापन 50 रुपये का अदत्त है, आउटस्टैंडिंग 250 और 50 300 रुपये। आगे क्या दिया है बीमा 1000, टू इंश्योरेंस। बीमे के संबंध में क्या दिया है 3 माह की बीमा प्रीमियम पैस की भुगतान कर दी गई है। बीमे के संबंध में क्या दिया है कि 3 माह की जो बीमा प्रीमियम है वो पैस की भुगतान कर दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया है 3 माह की बीमा प्रीमियम पैसगी का मतलब एडवांस। यदि ये हमें समझ में नहीं आता हिंदी शब्द तो हम अंग्रेजी वाला पढ़ लेंगे। डोनेशंस कौन सा दिया है कि पैसगी, वो नेक्स्ट पेज पर दिया है। तो 3 माह की बीमा प्रीमियम पैसगी मतलब एडवांस दे दी है। अब यहाँ पर जो 1000 है ये 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना हुआ 250 रुपये, मतलब 250 रुपये जो है वो हमें एडवांस में प्राप्त हो चुका है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो बीमा प्रीमियम कितना है 1000 माइनस प्रीपेड एडवांस 250, तो ये हो गया 750। ये 1000 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा 250 रुपये होगा, 250 रुपये होगा। तो 3 महीने का एडवांस मिला है मतलब 250 रुपये प्रीपेड है, पूर्वदत्त है, इसलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया। अब लास्ट क्या बचा हमारा बीमा हो गया, विनियोग ये हो गया। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव चलते हैं कि आय अधिक होगी और व्यय कम होगा, तो इनकम को हम जोड़ते हैं। इनकम कितनी है 4 और 4 8 और 3 11 और 10 21, 21,225, 21,225 हमारा क्रेडिट साइड है 21,225। डेबिट साइड कितना होगा, डेबिट साइड देख लेते हैं 14,500 मतलब 16,000,
17, चलो डायरेक्ट हम उसको जोड़ते चलते हैं। 0, 5, 5 और 9 14, 4 18, 19 20 21 22, 3 25 और 7 32, 3 3 और 4 7, 2 9 और 1 10, 10 का 0, 1 1 और 1 2, ये हो गया हमारा डेबिट साइड 20,250। मतलब हमारी जो इनकम है वो है 21,225 और एक्सपेंडिचर है 20,250। इसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हुई है। 5, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 2 गया 9, 975 रुपये। तो हमारी जो आंसर है वो हमारा 975 रुपये आना चाहिए। 975 रुपये हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया है। टू सरप्लस मतलब आधिक्य 975 रुपये। टोटल हो गया 21,225, इधर 21,225। ठीक है, तो आय से व्यय से आय हमारा आधिक्य है। आय इतनी हुई कितनी, 21,225 और व्यय हमारा हुआ 20,250। मतलब हमारा आधिक्य है 975 रुपये। 975 रुपये हमारी शुद्ध इनकम है, जिसको हम बोलेंगे शुद्ध आधिक्य है। यहाँ पर कोई लाभ या हानि का पता नहीं चलता। इससे क्या पता चलता है, आधिक्य और कमी का। हमारी आय अधिक रही मतलब ये आय का आधिक्य है, और यदि ये पक्ष अधिक रहता और ये पक्ष कम रहता तो यहाँ पर हम लिखते ये सरपल काय का रहता है, व्यय का आय पर आधिक्य होता है, ये डिफिशिएट, सरप्लस एंड डिफिशिएट। तो ये हमारा कौन सा नंबर का, 14 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 15 नंबर वाला। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रोटरी क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का दिया गया है। 31 मार्च 2018 का प्राप्ति भुगतान खाता है, जिसके आधार पर हमें आय व्यय खाता बनाना है। प्रश्न के रूप में हमें प्राप्ति भुगतान खाता मिला है, उसके साथ में समायोजन भी दिए। सबसे पहले हम इनकम साइड को समझ लेते हैं। इनकम में क्या दिया है, देखिए 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ का शेष 2050। अभी मैंने बताया था कि प्रारंभिक रोकड़ शेष और अंतिम रोकड़ शेष, इन दोनों को हम आय व्यय खाता बनाते समय भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने। सेकंड नंबर पर चंदा। अब यहाँ पर चंदा 2016-17 का भी दिया है, 17-18 का भी दिया है और 18-19 का भी दिया है। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि हम जिस वर्ष का खाता बना रहे हैं, कब बना रहे, 31 मार्च 2018। तो हम 31 मार्च 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 इन 12 वर्ष के अवधि के बीच की जितने भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उसको हम यहाँ शामिल करने वाले आय व्यय खाते में। तो हमारे काम का चंदा कौन सा है, 2017-18। हम 18 में बना रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के वर्ष का आय व्यय खाता बना रहे हैं। मतलब हमारे काम का चंदा कौन सा है, 2017 और 18 का। तो कौन सा है, 4,500 रुपये। ठीक है, बाकी को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सामान्य दान, जनरल डोनेशन है। मतलब सामान्य दान जहाँ आ गया तो ये हमारा आयगत है और हम इसे आय में शामिल करेंगे। फिर ड्रामा से आए 1,025। जगह जगह या ट्रस्ट ड्रामे करते हैं और उनसे इन्हें इनकम होती है, तो ये आयगत प्रवृत्ति के होते हैं। फिर पुराने फर्नीचर की बिक्री। अब देखिए फर्नीचर क्या है, एक संपत्ति है, और संपत्ति को बेचने से जो इनकम होगी वो पूंजीगत होगी। संपत्ति जब खरीदी जाती है तो पूंजीगत है, तो संपत्ति को बेचने से जो आय होगी वो भी पूंजीगत होती है, मतलब वो चिट्ठे में जाती है, उसे आय व्यय खाते में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि संपत्ति को बेचने से यदि प्रॉफिट होता है तो वो इनकम में आएगा, और यदि लॉस होता है तो वह एक्सपेंडिचर में जाएगा। संपत्ति को बेचने से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लागत मूल्य 300, फर्नीचर की लागत कितनी है 300, और बेचा है 225 में, इसका मतलब 75 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ये 75 रुपये का जो हानि है ये हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में, आय व्यय खाते के एक्सपेंडिचर कॉलम में। यदि ये 300 से 325 में यदि बिकता तो 25 रुपये इनकम होती और वो इनकम साइड में लिखते हैं।
उसको बेचने से जो पैसा मिला वो पूंजीगत है, लेकिन बेचने से जो लाभ और हानि हो रही है वो हमारी आय व्यय खाते में आ जाएगा। लाभ होगा तो इनकम में, हानि हो रही तो एक्सपेंडिचर, तो यहाँ हानि हो रही 75, वो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो हमारा चंदा हो गया, सामान्य दान हो गया, ड्रामा से आय हो गया। इनके संबंध में कुछ दिया है, देखो चंदे से रिलेटेड चंदा 4500 तो लिखेंगे ही, लेकिन और क्या दिया है समायोजन में, क्लब के 400 सदस्य हैं। जो रोटरी क्लब है इसमें 400 मेंबर है, प्रत्येक सदस्य 15 रुपये वार्षिक चंदा देता है। एवरी ईयर उन्हें एक सदस्य को 15 रुपये चंदा देना पड़ता है, मतलब 15 चौक 60, 400 गुणित 15 मतलब 6000 रुपये चंदा आना चाहिए था वर्ष में। ये इतनी इनकम है 6000, लेकिन 17-18 का चंदा कितना प्राप्त हुआ 4500। और अभी मैंने बताया था कि 17-18 जिस वर्ष का आय व्यय खाता बना रहे उस साल की यदि इनकम कोई सी बची है तो उसे भी हम उसमें शामिल करेंगे। इसका मतलब कि हमें मिलने वाला था चंदा 6000 और मिला हमें 4500, इसका मतलब 1500 रुपये हमारा उपार्जित है, मतलब वो बन गया है लेकिन मिला नहीं, मतलब वो सदस्य हमें देने वाला है बाद में, तो इसलिए अभी हम उसे जोड़ लेंगे। तो 4500 चंदा प्लस उपार्जित चंदा कितना है वो 1500, तो टोटल हो गया हमारा 6000 चंदा हम लिखने वाले हैं। इसके बाद में है विनियोगों पर 10% से 6 माह का ब्याज अप्राप्त है। विनियोग कितने के हैं 2000 के, इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा ना, कहीं जमा कर दिया होगा, और उस 2000 पर इन्हें 10% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 2000 का यदि हम 10% निकालेंगे, 2000 का 10% यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा 200 रुपये इन्हें ब्याज मिलने वाला है, मिलता है। लेकिन इसमें से 6 माह का ब्याज अप्राप्त है। भाई 200 रुपये में से 6 माह का, ये 200 रुपये वार्षिक है, 10% वार्षिक, तो 200 रुपये 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा आधा, 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या है वो उपार्जित है, अप्राप्त है। तो 100 रुपये विनियोग पर ब्याज भी हम इनकम साइड में लिखने वाले, जो आय व्यय खाता बनाएंगे उसमें लिखेंगे। तो इनकम साइड में लिखने वाली मद हमें पता चल गई, चंदा, सामान्य दान, ड्रामा से आय, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उपार्जित, विनियोग पर उपार्जित ब्याज। और वेतन तो वेतन के संबंध में है। अब देखो ये इनकम साइड हो गया, व्यय, सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस 650 रुपये एक्सपेंडिचर में जाएगा, वेतन 1000। अब देखो वेतन के संबंध में समायोजन क्या दिए, वेतन केवल 10 माह का दिया गया है, कितना दिया है 1000, भाई 1000 वेतन दिया गया है और 10 माह का मतलब 100 रुपये प्रति माह, तो 100 धाम 1000, इसका मतलब 12 महीने का वेतन होना चाहिए था, तो 200 रुपये अभी भी वेतन देना बाकी है। और अभी हमने देखा कि आय और व्यय करेंट ईयर से रिलेटेड, यदि आय है तो उसे शामिल करेंगे और व्यय है तो उसे भी हम शामिल करेंगे। तो 200 रुपये अभी वेतन देना है, इसका मतलब हमारे वेतन में 1000 तो वेतन दे दिया और 200 रुपये और देना है, तो 200 रुपये अदत्त वेतन हम उस वेतन में जोड़ देंगे। फिर ड्रामा व्यय, इसे भी, ये भी खर्च है, समाचार पत्र ये भी खर्च है, धर्मादा ये भी खर्च है, टैक्स, टैक्स के संबंध में दिया 20 रुपये पूर्व दत्त है, 20 रुपये का एडवांस टैक्स दे दिया है, और पूर्व दत्त जितना भी व्यय है वो संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है, तो कर 120, उसमें से 20 रुपये पूर्व दत्त माइनस कर देंगे। विनियोग संपत्ति हो गई और रोकड़ से अंतिम को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम बनाने वाले हैं इसी पर आधारित रोटरी क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, रोटरी क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंडिचर इधर आ गया हमारा इनकम, रोटरी क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कब बना रहे हैं हम 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018,
ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। इधर आएगा एक्सपेंडिचर, इधर आएगा अमाउंट, इधर आएगा इनकम और ये आ गया अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम। इनकम लिखने के लिए अभी मैंने देखा ओपनिंग बैलेंस छोड़ देंगे, फिर हम लेंगे चंदा। 2017-18 का चंदा कितना है? 4500 बाय सब्सक्रिप्शन 4500 प्लस एक्रूड। अभी मैंने बताया था कि 400 सदस्य है, 15 रुपये प्रति सदस्य देता है, मतलब 6000 आना था चंदा, आया 4500, मतलब 1500 रुपये हमारा क्या है? उपार्जित है। तो टोटल हो गया हमारा चंदा 6000। नेक्स्ट इनकम हमारी कौन सी है? जनरल डोनेशन बाय जनरल डोनेशन, सामान्य दान। सामान्य दान दिया है, उसके संबंध में कोई निर्देश नहीं है, मतलब सामान्य दान है तो सामान्य दान हमेशा मिलता रहता है, इसलिए आयगत माना जाएगा। विशिष्ट दान रहता है जो कि स्पेशल किसी काम के लिए मिलता है, इसलिए उसे पूंजीगत माना जाता है। और सामान्य है, इसका मतलब आयगत है और हम उसे आयव्यय खाते में शामिल करेंगे। सामान्य दान कितना हो गया हमारा? 650 रुपये, वो हमने यहाँ शामिल कर लिया। ड्रामा से आए इनकम फ्रॉम ड्रामा बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा से आय कितनी है? 1025 रुपये। नेक्स्ट दिया है पुराने फर्नीचर की बिक्री। ये तो हमारा व्यय है जो कि हम इधर लिखेंगे। एक और क्या बचा? विनियोग पर ब्याज उपार्जित है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और क्या बोलेंगे इसको? एक्रूड। कितना ब्याज बचा हुआ है? अभी मैंने बताया था कि 2000 का 10% 200 साल भर का, तो 6 माह का ब्याज उपार्जित है, तो 6 माह का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। ये हो गए हमारा इनकम साइड। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस 650 टू सैलरीज। सैलरी के बारे में क्या दिया था? 1000 रुपये 10 माह की है, तो आउटस्टैंडिंग कितनी हुई? 2 माह की बाकी है, 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा एक्सपेंसेस कितना है? 625 रुपये। फिर नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने के हैं? 225 रुपये के। और नेक्स्ट दिया है डोनेशन। भाई ये संस्थाएं भी दान करती है, दान से प्राप्त भी करती हैं और कई जगह पर ये दान करते हैं। तो 350 रुपये डोनेशन किया इन लोगों ने। और टू टैक्स कितना है? 120 रुपये। और इन्होंने प्रीपेड गवर्नमेंट को एडवांस दे दिया, कितना? 20 रुपये। तो वो 20 रुपये हमारी संपत्ति है, इसलिए हम उसमें से माइनस कर देंगे, वो खर्चा रहेंगे। हो गया इन्वेस्टमेंट 2000। अब एक क्या बचा? पुराने फर्नीचर की बिक्री। ये पुराना फर्नीचर था 300 का, बेचा 225 में, 75 रुपये का लॉस हुआ, तो ये हमारा व्यय हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को बेचने से हानि कितने रुपए की हुई? 75 रुपये की हुई। सब आ गया, चंदा आ गया, विनियोग पर ब्याज आ गया, वेतन आ गया, कर आ गया, और इधर की सारी चीज़ें ले ली। चंदा, सामान्य दान, ड्रामा से आए, फर्नीचर हो गया, सामान्य व्यय, वेतन, ड्रामा, समाचार पत्र, धर्मादार, टैक्स, विनियोग को छोड़ दिया क्योंकि संपत्ति है, और रोकड़ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दिया। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालना आता है आप लोगों को, क्योंकि हम 11th क्लास से बैलेंस निकालते आए हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड को जोड़ेंगे। 7,775 ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, 7,775। डेबिट साइड कितना होगा? 5 और 5 10 और 5 15, 1 6 2 8 2 10 5 15 और 7 22 2 6 2 8 2 10 16 2 18 19 20 21 22, फिर 2 और 1 3, 3,225। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। हमारी इनकम है 7,775 और हमारा व्यय है 3,225।
कितनी इनकम होगी, 7 में से 2 गया 5, 5 और ये हो गया 4, 4,550। ये देखिए यहाँ पर यदि अधिक के देखोगे तो आंसर आ गया हमारा 4,550, ये और ये भी आ गया हमारा 4,550। तो ये यहाँ लिखा जाएगा टू सरप्लस 4,550, तो ये हो गया 7,775। ये हमारा बन गया आय व्यय खाता। समायोजनों को हमें एक बार और टैली कर लेना चाहिए कि कोई सी समायोजन तो नहीं छूटी। कोई से भी यदि हम आइटम लिख रहे हैं तो उसको लिखने से पहले, अमाउंट लिखने के पहले हम उससे संबंधित यहाँ समायोजन जरूर देखें, क्योंकि काटा पीटी करने के बजाय हम पहले देख लें उसके बाद ही हम करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, यशवंत क्रिकेट क्लब की रोकड़ पुस्तक से निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया गया है। 2 पेज में है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, नेक्स्ट अगले पेज में। इतना हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन सा क्लब है, यशवंत क्रिकेट क्लब, और कब बनाना है, वर्ष के अंत में। ये है प्राप्ति भुगतान खाता, तो रोकड़ शेष जिसे हम छोड़ देते हैं, और इधर दिया है किराया और कर 1680 रुपये। तो हम इसे ध्यान रखेंगे, किराया कर को 1680 रुपये का। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस हम छोड़ देते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद में इनकम साइड में क्या दिया है, सदस्यता प्रवेश शुल्क 231, मतलब मेंबरशिप एंट्रेंस फी। फिर है खिलाड़ी सदस्यों का चंदा। भाई यशवंत क्रिकेट क्लब है, क्रिकेट का क्लब है, तो यहाँ सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें मिलेगी। तो खिलाड़ी सदस्यों का चंदा, जितने भी उस क्लब में मेंबर बनते हैं, खिलाड़ी स्पोर्ट्स जो पर्सन मेंबर बनते हैं, तो वो भी चंदा देते हैं। तो ये 16-17 का 63 और 17-18 का चंदा है 600 रुपये। पहले हम पूरा पढ़ ले, उसके बाद समझते जाएंगे। अवैतनिक सदस्यों का चंदा, ऐसे सदस्य जो जिनको कोई वेतन नहीं मिलता है, तो ये 260, 16-17 का और 17-18 का 4,725। सार्वजनिक खेल, पब्लिक गेम्स जो होते हैं, उससे इनकम हुई 1,120, और स्थायी जमा पर ब्याज मिला इनको 141। ये इनकी इनकम है। अब इससे रिलेटेड कोई इसमें यदि दिया होगा तो हम समायोजन देख लेते हैं। बीजक प्रमाण पत्रों व अन्य लेखन प्रमाण पत्र को जांचने से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। इनके जितने भी कागजात हैं उनसे देखने से पता चलता है कि क्या इन्हें सूचनाएं मिली। किराया 100 रुपये प्रति माह का केवल 31 दिसंबर 2017 का ही भुगतान किया गया है। वह हम 1 अप्रैल से 31 मार्च 18 तक का बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 का ही वेतन का भुगतान किया गया है। तो किराया 100 रुपये प्रति माह से केवल 31 दिसंबर 17 तक का ही भुगतान किया है, और हम बना रहे हैं कब, मार्च 2018 तक का, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 100 रुपये के हिसाब से वेतन, मतलब किराया देना बाकी है 300 रुपये। तो किराए में जोड़ देंगे, यहाँ पर जो किराया होगा, कहाँ गया किराया 100 रुपये प्रति माह से देना बाकी है। इसमें आगे हम जो हमारे पिछले पेज पे जो था, उस पेज में हमने देखा था किराया 1680 रुपये, तो 1680 रुपये में 300 रुपये हम जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कर 120 रुपये पेशगी दे दिया है, किराया वो कर वो दोनों था, तो अदत्त किराया 300 जोड़ देंगे, और 120 रुपये जो पेशगी का मतलब था एडवांस टैक्स दे दिया है, वो माइनस कर देंगे। तो 1680 में 300 रुपये किराया जोड़ेंगे अदत्त, और 120 रुपये एडवांस कर वो माइनस कर देंगे। ये समायोजन करना है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में हम ये समायोजन करेंगे। फिर है 180 रुपये मजदूरी व निर्णयकर्ता शुल्क के तथा 55 रुपये बल्ले व गेंद के अभी तक अदत्त है। ये सब एक्सपेंडिचर में है। कौन सा, 180 रुपये मजदूरी निर्णयकर्ता, ये अदत्त है, तो 1200 में 180 रुपये जोड़ देंगे, ये देना बाकी है। फिर 55 रुपये बल्ले व गेंद के देना बाकी है, तो बल्ले व गेंद ये है, तो ये 55 रुपये ये भी देना बाकी, ये भी जुड़ेगा उसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, 40 रुपये खिलाड़ी सदस्यों पर बकाया है। 40 रुपये खिलाड़ी सदस्यों का चंदा बकाया है, तो वो चंदे में जोड़ देंगे। 425 अवेतनिक सदस्यों पर बकाया है, तो 425 रुपये अवेतनिक सदस्यों का जो चंदा है उसमें बकाया है, मतलब अभी मिलना बाकी है, तो वो भी हम उसमें जोड़ने वाले। बकाया है मतलब चंदा यदि बकाया है इसका मतलब मिलने वाला है, तो वो आय में जुड़ जाएगा, और व्यय यदि बकाया है इसका मतलब वो अदत्त है, देना है, तो वो संबंधित व्यय में जुड़ जाएगा।
बकाया का मतलब यही होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर हम इनकम के संबंध में बकाया शब्द मतलब आउटस्टैंडिंग भी बोलेंगे या फिर उपार्जित भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यशवंत क्रिकेट क्लब का आयव्यय खाता बनाना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए इनकम साइड में चलते हैं। तो इनकम साइड में क्या दिया है, मतलब हमारे प्राप्ति पक्ष में क्या दिया है, रोकड़ से ओपनिंग बैलेंस को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट आएगा सदस्यता प्रवेश शुल्क 231 रुपये। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसे हम पूंजीगत माने। एंट्रेंस फ़ी को प्रश्न में यदि क्वेश्चन में यदि कोई निर्देश हो तो उसे पूंजीगत माना जा सकता है। बहुत बड़ी रकम हो प्रवेश शुल्क तो उसे पूंजीगत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 231 है तो इसे आयगत माना गया है। फिर चंदा हम कब बना रहे, 18 में, मतलब 17-18 का। 31 मार्च 18, इसका मतलब हमारा वर्ष कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2017 से। तो हमारा वर्ष कौन सा हो गया, 2017 और 18। तो 2017-18 का खिलाड़ी सदस्यों का चंदा कितना है, 600। इसमें 40 रुपये बकाया है, मतलब 40 रुपये और मिलना है, तो 600 प्लस 40 640 हो गया। अवैतनिक सदस्यों का चंदा 17-18 का 4725 और 425 रुपये ये भी बकाया है, 425 ये भी जुड़ जाएगा इसमें। सार्वजनिक खेल पब्लिक गेम्स 1120 ये भी शामिल होगा इनकम में, और स्थायी जमा पर ब्याज 141 रुपये ये भी शामिल होगा। तो कितने आइटम हो गया हमारा इनकम साइड में। सबसे पहला सदस्यता प्रवेश शुल्क मतलब मेंबरशिप एंट्रेंस फ़ी। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर्स का चंदा। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ होनोरेरी मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स जो बिना वेतन के काम करते हैं उनका चंदा। और पब्लिक गेम्स और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये सारी इनकम हम इनकम साइड में लिखने वाले हैं। अब पेमेंट साइड में है, सबसे पहला किराया कर था, उसके संबंध में मैंने बताया कि किराया 300 रुपये जोड़ेंगे, 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का बाकी है तो अदत्त किराया जुड़ जाएगा, और 120 रुपये एडवांस कर दे दिया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट मुद्रण और विज्ञापन, इसके संबंध में कोई समायोजन नहीं है तो वैसी लिखी जाएगी। डाक व लेखन सामग्री, इसके संबंध में भी कोई समायोजन नहीं है तो ये भी वैसी लिखी जाएगी। मजदूरी व निर्णयकर्ता का शुल्क 1200 और 180 देना बाकी, तो 1200 में 180 रुपये अदत्त जुड़ जाएगा। खिलाड़ियों का आवागमन व्यय 500 रुपये। मंडप की वृद्धि मतलब मंडप की मरम्मत 209 और मंडप की वृद्धि। अब मरम्मत 209 बार बार होती रहती है तो ये आएगा थे, लेकिन मंडप की वृद्धि, भाई क्लब है इसके पास टेंट है तो इनके पास जो मंडप है तो वो जो है एक्सटेंशन ऑफ टेंट, यदि उसमें वृद्धि करेंगे मतलब ये संपत्ति में वृद्धि हो रही है और इसलिए इसे पूंजीगत माना जाएगा मंडप की वृद्धि को 1956 रुपये को, और इसे हम छोड़ देंगे, ये चिट्ठे में जाएगा। विकेट की चटाई बार बार लगती रहती है, आएगा तो 221 रुपये, और बल्ले और गेंद 455, इसमें हमारा 55 रुपये बल्ले और गेंद के देना बाकी है तो ये भी जोड़ा जाएगा, अदत्त है तो, और शेष बैलेंसेस घटा दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी मदें हो गई, देखिए इसमें बता देता हूँ। एक तो हो गया मुद्रण विज्ञापन, डाक, मजदूरी, खिलाड़ियों का आवागमन, मंडप की मरम्मत, विकेट की चटाई, बल्ले और गेंद, और जो गोला लगा रहा हूँ उसे छोड़ देना है, शेष और दूसरा मंडप की वृद्धि, ये दोनों आइटम छूटेगा। और इस साइड में हमारा ये 16-17 का चंदा छोड़ देंगे, यहाँ भी 16-17 का चंदा छोड़ देंगे, 18-19 का छोड़ देंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आएगी। और पिछले पेज पर जो मैंने बताया था, पिछले पेज पर जो था देखिए यहाँ पर रोकड़ शेष, ये रोकड़ शेष छूट जाएगा। और किराया व कर 1680, इसके संबंध में मैंने अभी समायोजन बताया कि किराया 300 रुपये देना बाकी है तो 1680 में 300 अदत्त किराया जुड़ेगा, और 120 कर के हमने एडवांस दे दिए तो 120 रुपये उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। तो यशवंत क्रिकेट क्लब, इसका हमें बनाना है, देखिए मैं इसको साइड में लगा देता हूँ। यशवंत क्रिकेट क्लब का हम आय व्यय खाता बनाते हैं। बहुत ऊपर ले लिया मैंने।
यशवंत क्रिकेट क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। इधर हो गया डेबिट साइड और इधर हो गया क्रेडिट साइड। ये हो गया एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए इनका बदल लेता हूँ मैं। इनकम साइड में हम चलते हैं। इनकम साइड में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मेंबरशिप एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी है, 231 रुपये, हमने 231 शामिल कर ले। फिर है खिलाड़ी सदस्यों का चंदा, खिलाड़ी सदस्य सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर्स बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर, प्लेइंग मेंबर कितना दिया गया है, खिलाड़ी सदस्यों का चंदा 17-18 का 600 रुपये, 600 प्लस एक्रूड उपार्जित कितना है, देखो खिलाड़ी सदस्यों का चंदा कितना बाकी है, 40 रुपये, यहाँ हम 40 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 640 रुपये। फिर अगला क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ हॉनोरेरी मेंबर, जो बिना वेतन के काम करते हैं वो है हॉनोरेरी मेंबर, जो सेवा का काम करते हैं। ऐसे मेंबरों का चंदा बाकी इस 2017-18 का 4725 रुपये, तो इतना प्राप्त हो गया। और एक्रूड मतलब उपार्जित है, जो मिलना बाकी है वो कितना है, 425 रुपये अभी हमें मिलना बाकी है। टोटल इनकम कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारी 10, 5, 7, 4, 11, 5150 रुपये। नेक्स्ट क्या दिया है, पब्लिक गेम्स बाय पब्लिक गेम्स। पब्लिक गेम्स कितनी इनकम हुई इनको, 1120 रुपये। और लास्ट क्या दिया गया है, स्थायी जमा पर ब्याज 141, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 141 रुपये। ये हो गया हमारा इनकम साइड। ठीक है, ये इनकम साइड हमने लिख ली। अब है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या था हमारा, रेंट एंड टैक्स 1680। इसमें आउटस्टैंडिंग देखो, किराया 100 रुपये प्रति माह का केवल दिसंबर तक का दिया है। हम खाता कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2018, तो जनवरी फरवरी मार्च 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 माह का बाकी है, मतलब 300 रुपये हमारा किराया बाकी है। तो 8, 6, 3, 9, 1980 हो गया। और हमने टैक्स जो है एडवांस दे दिया। एडवांस टैक्स कितना टैक्स पेड कर दिया हमने, 120 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। शुद्ध रकम कितनी आ गई, 1860 रुपये। ये हमारा शुद्ध व्यय है। फिर नेक्स्ट है पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपये। फिर दिया है पोस्टेज एंड मुद्रण और विज्ञापन है। ठीक है, मुद्रण एवं विज्ञापन, यहाँ पर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। और पोस्टेज इज स्टेशनरी। मुद्रण डाक व लेखन सामग्री 278 रुपये। फिर नेक्स्ट दिया है मजदूरी व निर्णयकर्ता का शुल्क, मतलब वेजेस एंड अंपायर फी। वेजेस एंड अंपायर फी
वेजेस एंड एम्पायर फी कितनी है 1200, और आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, देखो 180 रुपये मजदूरी व निर्णयकर्ता के शुल्क देना बाकी है, 180 रुपये, ये हो गया 1380 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है खिलाड़ियों का आवागमन व्यय, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, आवागमन व्यय कितना है, आवागमन व्यय 500 रुपये, यह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, मंडप की मरम्मत, रिपेयर ऑफ टेंट, मंडप की मरम्मत बार बार होती रहती, जहाँ जहाँ भी टेंट लगेगा वहाँ पर, तो ये भी आएगा थे, और 209। लेकिन मंडप में वृद्धि, यदि और टेंट खरीद लिया तो ये संपत्ति में वृद्धि हुई और इसलिए संपत्ति माना जाएगा, पूंजीगत मानते हैं, इसे हम शामिल नहीं करेंगे। तो मंडप में वृद्धि जो है इसे हम शामिल नहीं करेंगे। विकेट की चटाई, विकेट मैटिंग, विकेट की चटाई कितनी है 221 रुपये। और लास्ट दिया है क्रिकेट एंड बैट, क्रिकेट बैट एंड बॉल कितना है 455, और उसका पैसा देना बाकी है कितना 55 रुपये देना बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा 11,510 रुपये। ठीक है, तो ये 221 ये क्लियर दिख रहा है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको 221,510। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसका टोटल लगा लेते हैं हम, इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर साइड का। देखिए 231, 640, 5150, 1120 और 141, ये हम जोड़ते हैं क्रेडिट साइड, तो हो गया 231, 640, 5150, 1120 और 141, कितना हो गया 2, 4, 3, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 3, 9, 10, तो 12, 6 और 1, 7,282 रुपये, ये हमारी इनकम हो गई। अब यदि डेबिट साइड यदि हम जोड़ें तो डेबिट साइड हमारा कितना है 1860 रुपये, 1860, 800 रुपये, फिर 278, फिर 1380 और 500, 209, 221 और 510 रुपये, टोटल जोड़ेंगे 8, 2, 16, 17 और 1, 18, 6 और 1, 7, 14, 6, 20, 22, 2, 24 और 1, 25, 10, 18, 2, 20, 23, 5, 28, 30, 32, 5, 37, 3, 4 और 1, 5, 5,758 रुपये। मतलब हमारा जो इनकम है वो है 7,282 और हमारा जो एक्सपेंडिचर है 5,758। यदि हम इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 1524 रुपये। ये देखिए हमारा अधिक क्या आ गया यहाँ पर 1524 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं बता देता हूँ सरप्लस 1524। टोटल इनकम हमारी होगी 7,282 रुपये। इसको आप व्यवस्थित तरीके से जमा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से हम एक स्टेप बाय स्टेप यदि हम बढ़ते जाएंगे तो हम आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यदि हम बढ़ते हैं तो कोई भी कहीं से परेशानी नहीं होगी। केवल क्वेश्चन के अंदर जो निर्देश दिए रहते हैं उन निर्देशों के अनुसार हमें करना है। तो ये हमारा आयव्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते के प्रश्न किए थे। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आयव्यय खाते कुछ क्वेश्चन बताए और ये आयव्यय खाते के यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन हमने अभी किए। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 16 नंबर वाला क्वेश्चन था हमारा, 16 नंबर का यशवंत क्रिकेट क्लब का। ठीक है, तो ये इतनी प्रैक्टिस यदि हम इन क्वेश्चन की करते हैं तो हम आसानी से प्राप्ति भुगतान खाता भी बना सकते हैं और आयव्यय खाता भी बना सकते हैं।
और भी यदि इस संबंध में कोई सी और बुक का यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा मैं। और इन वीडियो ये इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए, इसके पहले वाले वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए, उनको आप देख करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी यदि इसमें कुछ आप लोगों को यदि कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।